हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल का अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, जिसे इंग्लिश में अर्थक्वेक बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी में अगर कोई अनावश्यक रूप से कंपन उत्पन्न होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है। प्लेटों के बीच में 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्लेटों के बीच में 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण पृथ्वी पर अलग अलग क्रिया होती है। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वैगनर जी ने दिया था, और ये जो 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसको बताने वाले हैं वैगनर जी। इसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर 100 किलोमीटर के रेंज तक कुछ प्लेटों के बीच में जो भी परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तन को प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहा जाता है। ये परिवर्तन 3 प्रकार के होती हैं। इन्हीं 3 प्रकार के परिवर्तनों के कारण अलग अलग चीज़ें जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या फिर पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए हम लोग इन 3 परिवर्तन को देख लेते हैं। पहला है रूपांतरित गति। रूपांतरित गति, एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे हो जाती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये एक प्लेट ऊपर पहुंच जाती है और दूसरी प्लेट नीचे हो जाती है। इसी के कारण भूकंप आने, यही कारण है कि रूपांतरित गति के कारण ही भूकंप आते हैं। इसे ही रूपांतरित गति कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है अपसारी गति। एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हो जाती है, जिसके कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हो जाती है। मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर होने के कारण अपसारी गति के कारण इन्हें ही अपसारी गति कहा जाता है। और इन्हीं के कारण जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हो जाती है तभी ज्वालामुखी का निर्माण होता है। मतलब ज्वालामुखी का उद्गम होता है। ठीक है। और तीसरी गति है अभिसारी गति। इस गति में एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर पहुंच जाती है, जिसके कारण पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर पहुंच जाती है। मान लीजिए कोई एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, तो ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर पहुंच जाने के कारण ही पर्वत का निर्माण होता है। यही कारण है कि हमारा ये माउंट एवरेस्ट है, वो इसी के कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब अभिसारी गति के कारण जो भी पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। मतलब तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? PSL। पहली है प्राथमिक तरंगे, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहते हैं। इनकी गति सबसे तेज होती है। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। ये तीनों माध्यम में गति करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों माध्यम से प्राइमरी वेव गुजरती है, प्राथमिक तरंगे गुजरती हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये केंद्र से गुजरती हैं। केवल एकमात्र ऐसी तरंगे हैं जो केवल केंद्र से गुजरती हैं। ठीक है। दूसरी तरंगे है द्वितीय तरंगे, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेव्स या फिर एस वेव्स कहते हैं। इनकी गति कितनी होती है? ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं, और ये केवल ठोस में गति करते हैं, ना तो लिक्विड में ना ही गैस में। द्वितीय तरंगे ना गैस में और लिक्विड में लुप्त हो जाती है, केवल सॉलिड में ही गति करती है। ठीक है। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। द्वितीय तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। और तीसरी तरंग है सतही तरंग, जिसकी जो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये सतही तरंगे भी तीनों माध्यम से होकर के गुजरती हैं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही तरंग होती हैं। इस तरंग को HD लव ने खोजा था, इसीलिए इस तरंग को एल वेव्स भी कहा जाता है। सतही तरंग को सरफेस वेव्स या फिर एल वेव्स कहा जाता है। ठीक है। ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजरती हैं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो पृथ्वी के अंदर हमारा 2 पॉइंट है, भूकंप के आने उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र क्या क्या होते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है, यहाँ से कि भूकंप की उत्पत्ति हुई है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अगर यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है तो उसे उद्गम केंद्र बोला जाता है, या फिर मूल केंद्र, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं या फोकस।
जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र, मूल केंद्र या फोकस बोला जाता है। और जिस जगह पे पहली बार महसूस किया जाता है, मतलब पृथ्वी के सतह पे जिस जगह पे पहली बार भूकंप के पहले झटके को महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर बोला जाता है। ठीक है। उसके और ये हमेशा 90 डिग्री कोण पे ही रहती हैं। केंद्र से ईपी सेंटर हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाता है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे ईपी सेंटर पे महसूस होता है भूकंप की तरंगें, फिर उसके बाद ये चारों तरफ फैलने लगती हैं, अपने आसपास के एरिया में फैलने लगती हैं। ठीक है। एक और इसमें इसी के अंदर है, मतलब जहाँ से जो केंद्र है उसके, मान लीजिए यहाँ केंद्र है तो इसके पृथ्वी के केंद्र की ओर 11,000 किलोमीटर तक पी और एस तरंगें जाती हैं। लेकिन पी और एस तरंगें जाती हैं, लेकिन 11,000 किलोमीटर के बाद एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। उसके केंद्र, जैसे ऊपर मैंने बताया कि केंद्र तक केवल कौन तरंगें जाती है? पी तरंगें जाती हैं। तो जो केंद्र होता है वहाँ तक केवल पी तरंगें पहुँचती हैं, एस तरंगें तो निकलती है लेकिन आगे चल कुछ समय बाद लुप्त हो जाती है। तो सेंटर तक केवल कौन सी तरंगें पहुँचती है? प्राइमरी वेव से ही प्राथमिक तरंगें ही पहुँचती हैं। और एक बात और है, जब प्राथमिक तरंगें जब केंद्र तक पहुँचती हैं तो उनकी गति बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और भूकंपी तरंगों को किससे मापा जाता है? तो भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और भूकंपी तरंगों को रिक्टर स्केल पर मापते हैं, मतलब भूकंपी तरंगों को रिक्टर स्केल पे मापते हैं। जैसे कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, जैसे 3.0 का से भूकंप आया या फिर 4.0 का भूकंप आया। और एक बात और, जो 3.0 और 4.0 के बीच में अंतर है वो 10 गुना का अंतर होता है। रिक्टर स्केल पे ऐसा सेट किया गया है कि 10 गुने का अंतर आएगा। ठीक है। और एक पॉइंट और है कि ये पेपर में आ चुका है, सिस्मोग्राफ के कितने स्केल हैं? तो ये 3 स्केल है, रॉसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ के ये 3 स्केल है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग रिक्टर स्केल का ही प्रयोग करते हैं। पेपर में आ चुका है कि सिस्मोग्राफ के कितने स्केल होते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और है कि जैसे समुद्र की इसी के जो भूकंप का ही कारण है एक सुनामी। तो जापान में आता है सुनामी, ज़्यादातर जापान में सुनामी आता है कि समुद्र के अंदर ज़मीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती है सुनामी। मतलब समुद्र के अंदर जो अगर कोई ये परिवर्तन होता है, रूपांतरित गति आती है, जैसे कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब एक प्लेट दूसरे से ऊपर हो जाती है, तब सुनामी आती है। और ज़्यादातर ये जापान में आता है, क्योंकि जापान ऐसी जगह पे है रूपांतरित गति, मतलब ऐसी जहाँ जापान स्थित है वो ऐसी प्लेट, 2 प्लेटों के बीच में स्थित है, इसलिए वहाँ पर भूकंप हमेशा आते रहते हैं कि एक प्लेट हमेशा कभी ऊपर पहुँच जाती है और दूसरी प्लेट कभी नीचे पहुँच जाती है। यही कारण है कि जापान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है, मतलब उस जगह पे हमेशा भूकंप आते रहते हैं। ठीक है। ये तो रहा हमारा थ्योरी का पोर्शन। अब कल मैं इसका भूकंप का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। थैंक यू।